So simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple Tutorial। बच्चों, पिछले यूनिट में हम लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, वोटर लिस्ट और ईपीआईसी क्या होता है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसे होता है, इलेक्शन कैंपेन क्या होता है और फाइनली पोलिंग एंड काउंटिंग कैसे होता है। आज हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए और एक पेंसिल हाथ में रख लीजिए। तो शुरू करते हैं। चुनाव में अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में आप अक्सर पढ़ते या सुनते होंगे। कभी किसी को कहते सुना होगा कि मेरा नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो गया, तो कभी ये सुना होगा कि उसमें फर्जी नाम थे। कहीं से फर्जी वोटिंग की खबर आती है, तो कहीं से किसी अमीर कैंडिडेट या पार्टी द्वारा बहुत पैसा खर्च करने की खबर। कभी कभी ईवीएम पर भी लोग सवाल खड़े करने लगते हैं कि बटन कोई भी दबाते थे, वोट किसी एक पार्टी को ही जाता था। इसमें कुछ सही भी होते हैं तो कुछ गलत भी होते हैं। बात जो भी हो, सवाल ये है कि क्या कोई पार्टी बिना पब्लिक सपोर्ट के सिर्फ माल प्रैक्टिस करके चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सीधा संबंध इस बात से होता है कि इलेक्शन फेयर हुआ या नहीं। इलेक्शन फेयर हुए या नहीं, इस बात को चेक करना है तो ये देखिए कि इलेक्शन किसने करवाया है। जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है वह व्यक्ति हो या संस्था इस काम को इंडिपेंडेंट होकर कर रही है, या वह रूलिंग पार्टी या सरकार के दबाव में कर रही है। क्या उसके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए पर्याप्त शक्ति है? यदि हैं, तो क्या वे इन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं? तो जहां तक हमारे देश में इलेक्शन की बात है, इसका जवाब है हाँ। हमारे देश में चुनाव इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है और यह इंडिपेंडेंट भी है और पावरफुल भी, और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल भी करती है। जहाँ तक इसके इंडिपेंडेंस की बात है, तो इसे हमारे जुडिशरी के समान ही इंडिपेंडेंस मिली हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। ये पावरफुल भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर एक बार जब वे अपॉइंट हो जाते हैं तो वे न तो प्रेसिडेंट को, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, और न ही गवर्नमेंट को आंसरेबल होते हैं। रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट को उनका काम पसंद न आए तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना लगभग असंभव होता है। तो चलिए देखते हैं पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। मतलब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट अनाउंस होने के दिन से लेकर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होने तक पूरे चुनावी प्रक्रिया के संचालन का हर निर्णय लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ही है कि इलेक्शन कमीशन लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट तैयार करती है, इलेक्शंस के डेट्स तय करती है, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म भरवाती है, उन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी कर कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करती है, फिर पोलिंग करवाती है, काउंटिंग करवाती है और रिजल्ट भी डिक्लेयर करती है। ठीक। सेकेंड, it implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it। मतलब इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी करवाते हैं और इसका उल्लंघन करने वाले कैंडिडेट और पार्टी को पनिश भी करते हैं। थर्ड, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections
or to transfer some government officials. इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस मानने का आदेश दे सकता है। इसमें गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज को रोकना हो या ऑफिशियल्स का ट्रांसफर हो। फोर्थ, when on election duty, government officers work under the control of the election commission and not the government. जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है वे ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करते हैं, न सरकार के। हमारे देश में पिछले कई सालों में यह देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने पावर्स का बाकायदे इस्तेमाल करती है। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन और सुपरविजन में अब तक 17 लोकसभा के और अनेक स्टेट्स के विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये इलेक्शंस करवाए हैं वे निस्संदेह सराहनीय हैं, कमेंडेबल है, प्रेजवर्दी हैं। जब कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ने इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट की है तो इलेक्शन कमीशन ने यथासंभव इम्पार्शियल होकर उसे दूर करने की कोशिश की है। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कुछ पोलिंग बूथ में या पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहाँ रीपोल का ऑर्डर दे सकते हैं। आजकल रूलिंग पार्टी हो या दूसरी पार्टीज, उनको कमीशन के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें इलेक्शन कमीशन की बात मानने होते हैं। तो बच्चों, ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और पावरफुल है। तो व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? तो हमारे देश में इसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को तो जाता ही है, पर और भी कुछ बिंदु हैं जिस पर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो हम लोग आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1. Who appoints the chief election commissioner? 2. How can you say that election commission of India is independent and powerful? 3. What are the main functions of the election commission of India? तो बच्चों, अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।